अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता है। इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इससे पहले कि हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात की समरी आपको दे दूं बिकॉज़ इसके ऊपर आई थिंक 2-3 कॉलें मुझे लास्ट वीक भी आई थी शो के अंदर। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करके एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो इसकी चैनल पे लगा दूंगा, जो हमारा चैनल है। एंड आई होप आपने सोशल मीडिया पे हमारे चैनल पे उस वीडियो को देखा भी हो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जो होम ऑफिस ने कंसेशन निकाली है कि जो यंग अडल्ट्स हैं उनको हम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन देंगे। तो फिर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि भाई कौन सी एप्लीकेशंस इंडेफिनिट के अंदर आती हैं, बिकॉज कुछ लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं और उनके बच्चे क्वालिफाई भी नहीं करते बट दे बिलीव कि उनको किसी ने कहा है कि भाई बिल्कुल आप ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी समरी उसकी देना चाहता हूँ कि 3 शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि वो जो अडल्ट यंग, आप उसको यंग अडल्ट ही बोलेंगे, दे आर एज बिटवीन 18 एंड 25। सेकंड शर्त है कि उन्होंने हाफ द लाइफ इस मुल्क में गुजारी हो। और तीसरी शर्त है कि उनके पास 5 साल तक के लीव टू रिमेन वीज़े लग चुके हों, यानी कि उनके पास 2.5 साल का एक वीज़ा हो चुका हो और 2.5 साल का एक और वीज़ा। सो ये 3 कंडीशंस जब मीट हो जाती हैं तो फिर वो सर्टन एप्लीकेंट वुड बी एलिजिबल कि वो कंसेशन के थ्रू इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मांगे होम ऑफिस से। और फिर भी उनकी मर्ज़ी है कि वो दें या ना दें, लेकिन अगर ये कंसेशन निकालिए और आप ये तीनों शराइत मीट करते हैं तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो आपको इंडेफिनिट फिर उनको देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच आपके पेशेंस का। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरी 2 बच्चियां हैं और हमें जो है ना इसी सॉरी लीव टू रिमेन मिला है लॉन्ग रेसिडेंस पेरेंट्स रूट पे। तो हमारी दूसरी एक्सटेंशन के लिए हमने अप्लाई किया है अगस्त में। तो जो है ना मेरी बच्चियों के 5 साल हो गए हैं यहाँ पर और वो 19 और 20 साल की हैं। तो हमें अभी वो विड्रॉ करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन और या वेरी करना पड़ेगा या फिर डिसीजन का इंतजार करना ठीक है, पड़ेगा। उनकी एज कितनी और है? एक चीज उसकी फीस कितनी है? उनकी एज कितनी है आपकी वाइफ की? और सॉरी वाइफ कह रहा हूँ, बच्चों की एज कितनी है? बच्चों सॉरी आपके बच्चों की एज कितनी है? 19 साल और 20 साल। ओके, उन्होंने हाफ द लाइफ इस मुल्क में गुजारी है? जी 2005 में। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम इस जो कंसेशन है उसको इस्तेमाल किस तरह करें। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाली हुई और इस सारी कंडीशन को मीट करते हैं, उन्होंने सिर्फ होम ऑफिस को एक ईमेल करनी है जो उनका केस यूनिट है, और उनको बोलना है कि इन लाइन विद दिस कंसेशन हम चाहते हैं कि आप हमें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट करें। अब आया उसको ग्रांट करने के लिए वो आपसे कोई और फीस मांगते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कंसेशन अभी अभी मतलब 21 अक्टूबर को तो ये पॉलिसी निकली है, लेकिन उन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि हम इसकी अलग फ़ीस लेंगे। सो टेक्निकली उसी एप्लीकेशन के अंदर ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हम इस कंसेशन को मीट करते हैं, यानी कि वही FLRFP एप्लीकेशन जो आपने डाली है उसी के अंदर आप उनको हवाला देंगे इस कंसेशन का, और आप उनको बोलेंगे कि जी हमारे इन 2 बच्चों को, जो अडल्ट यंग चिल्ड्रन है, आप हम चिल्ड्रन ही बोल रहे हैं बार बार, दे एक्चुअली यंग अडल्ट्स, आप इनको इंडेफिनेट दे दें। जो इंटरेस्टिंग बात है इस, मैं जब ये पॉलिसी पढ़ रहा था इसके अंदर, कि होम ऑफिस ने यहाँ तक बोला है कि इस वर्कर को कि जी अगर किसी ने इंडेफिनिट नहीं भी मांगा तो क्योंकि हमने ये पॉलिसी निकाल दी आपने उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर करना है। इन अदर वर्ड्स, जिन जिनकी एप्लीकेशन डली और किसी वजह से वो भूल गए थे ये बोलना कि जी आपने 21 अक्टूबर को ये पॉलिसी निकाली, हमारा बच्चा या हमारा यंग बच्चा इसमें क्वालिफाई करता है, तो केस वर्कर को बोला गया जी फिर भी आप इंडेफिनेट दे दें। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन सारी बात है, अगर आप कॉमन सेंस को फॉलो करें तो आप उनके ऊपर रिलाई ना करें, आप ख़ुद होम ऑफिस को एक ईमेल करें उस डिपार्टमेंट को, बोलें कि जी ये हमारा UAN नंबर है एप्लीकेशन का, ये मेरे 2 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, प्लीज़ आप उनको इंडेफिनेट दें। फिर देखें वो आगे से क्या जवाब देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी अभी सुन रहे होंगे जिन्होंने रिसेंटली अपना वीज़ा लगवा लिया और अब उनको 5 साल पूरे हो गए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए ये कि या तो जब अपनी तीसरी एक्सटेंशन करेंगे उस वक्त रिक्वेस्ट करें, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि बच्चे की उम्र 25 से ऊपर नहीं हो जाए। और अगर अभी रिक्वेस्ट करनी है फिर सेट हो के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो सेटलमेंट दे रहे हैं आउटसाइड इमिग्रेशन रूल दे रहे हैं, इट्स अ कंसेशन।
تو سیٹ او کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن ڈالنے کی. اور ظاہری بات ہے جب سیٹ او کی بات کرتے ہیں اپلیکیشن کی تو اس کی تھوڑی فیس ہے جو پھر آپ کو پے کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کی آلریڈی پینڈنگ اپلیکیشن اور آپ ساری ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں تو ای میل شوڈ بی گڈ انف. پھر باقی دیکھا جائے گا کہ ہوم آفس اس کے اوپر کیا ایکشن لیتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. تھینک یو فار آسکنگ بھائی. طارق صاحب میرا ایک کوشچن ہے. میری نیکسٹ کچھ دنوں میں برٹش سٹیزن شپ سیریمنی ہے تو اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ ایکسیپٹیبل فارم آف آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوگی سیریمنی کے لیے، کیونکہ میرا جو بی آر پی کارڈ ہے جس پہ انڈیفینیٹ لگا ہے وہ اسٹوڈنٹ فائنانس والوں کو میں نے بھیجا ہوا ہے لون کی گرانٹ کے لیے، اسٹڈی کے لیے، تو وہ معلوم نہیں کب تک آئے گا. اور میرے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو کووڈ کی وجہ سے میں نے رینیو نہیں کروایا کیونکہ ٹریول نہیں کرنا تھا. اور اس کے علاوہ میرے پاس پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس ہے. تو میں کافی وریڈ ہوں. سیریمنی کی ڈیٹ بالکل پاس ہے کچھ دنوں بعد، تو کیا وہ ایکسپائر ٹریول ڈاکیومنٹ ایکسیپٹیبل ہوگا آئی ڈی پرپز کے لیے یا پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس؟ تو یہ اگر آپ مجھے پلیز بتا دیں. آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ہوتا یہ کہ جب وہ آپ کو سیریمنی کے لیے انوائٹ کرتے ہیں آلریڈی اگر آپ نوٹ کریں اس کورنگ لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سے آئی ڈی کے ڈاکومنٹ لانے ہیں. اب اگر کسی وجہ سے جو انہوں نے ڈاکومنٹ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کے پاس دو صورتیں ہیں. پہلی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ ان کو کال کریں اور یہ ساری چیزیں ایکسپلین کریں جو بھی آپ نے مجھے بولا ہے. پھر وہ دو میں سے ایک آپشن آپ کے پاس رہ جائے گی جو وہ کریں گے. ایک ان کے پاس ڈسکریشن ہے کہ اگر ایک فارم آف ویلڈ آئی ڈی آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ کوئی اور ویلڈ فارم آف آئی ڈی آپ سے ایکسیپٹ کر لیں. وہ اب کاؤنسل کی مرضی ہے، اس کیس ورکر جو آپ سے بات کر رہا ہے اور کاؤنسل کی جو انٹرنل پالیسی ہے اس کی ڈسکریشن کے اوپر ہے. تو مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی کاؤنسل ہے اور آج کل ان کی کیا ڈسکریشن چل رہی ہے. تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہاں جی ہیلنگ کاؤنسل نے مان لیا ہے تو یہ بھی مان لیں گے اگر آپ والتھمسٹو میں. ویل ہیو ٹو کال دیم اینڈ فائنڈ آؤٹ. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی وی ڈو ڈیمانڈ کہ جو ہم نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے ہمیں اسی ٹائپ کی ویلڈ آئی ڈی چاہیے، تو پھر آپ کو اپنی سیریمنی کو ایکسٹینڈ پوسٹپون کروانا پڑے گا وائل وی گو بیک، اور آپ پھر اپنے وہ ویلڈ ڈاکومنٹ کو دوبارہ بنوائیں گے. ٹریول ہے تو پھر آپ نیا ٹریول ڈاکومنٹ بنوائیں گے، اگر آپ کا پاسپورٹ ہے آپ نیا پاسپورٹ بنوائیں گے، اور اگر کوئی آئی ڈی کارڈ ہے تو پھر آپ نیا آئی ڈی کارڈ بنائیں گے. اور ڈرائیونگ لائسنس تو ویسے ہی ویلڈ ہوگا آپ کا. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کے کورنگ لیٹر میں لکھے. نارملی دے ریلائی آن دا سیم ڈاکومنٹس جو آپ نے ہوم آفس کو پیش کیے تھے اپنی آئی ڈی کے لیے. بٹ دین اگین اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر حال میں وہ ڈاکومنٹ مانتے ہیں. آئی ہیو نون کاؤنسل جو کسی اور فارم آف آئی ڈی کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ناٹ اے پرابلم. لیکن میرے خیال سے کہ رادر دین کہ میں آپ کو بولوں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، آپ کو کاؤنسل کو رنگ کرنا چاہیے. بیکاز آج کل یہ نہیں پتا کہ کاؤنسل کی ڈسکریشن کس طریقے سے وہ ڈسکریشن اپلائی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو آگے بھی اپنی کروانی پڑتی ہے سیریمنی، ناٹ اے پرابلم. بڑی جلدی سارے ڈاکومنٹ بن جائیں گے اینڈ دین یو کین گو بیک. بٹ آپ ان کو صبح فون کر کے پوچھ لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام طارق بھائی. جی جی. اچھا مجھے یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ مجھے 18 سال ہو گئے اس کنٹری میں، اور تو کیا میں ابھی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں؟ اوکے، میرے خیال سے آپ کا ویزا ہونا چاہیے. اگر میں اپلیکیشن ڈالوں تو مجھے ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اوکے اچھا وہ میں نے بیچ میں سنا تھا بھائی جان کی وہ. اوکے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، ٹی وی پہ ذرا سن لیں. دیکھیں میں پہلے ایک چھوٹا سا ایک عرض کر دوں ساروں سے کہ اپلیکیشن ہر کوئی ڈال سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. آپ کسی کو جہاز سے اتارے صبح 9 بجے تو 11 بجے ہم ان کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. ایون سیٹلمنٹ کی سیٹو ہے، سیٹو کہتا ہے آپ کوئی بھی اپلیکیشن ڈال دیں کسی بھی سرکمسٹانسز کے اوپر. ایشو اپلیکیشن ڈالنا نہیں ہوتا، ایشو ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی اپلیکیشن ڈالتا ہوں واٹ از دا پراسپیکٹ کہ میری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے اوپر. دیکھیں جو یہ کیسز ہوتے ہیں نا 20 ایئر سے کم ایج کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹ پہ جو جولائی 2012 میں قانون آئے تھے 7 سال بچوں والوں کا، ان میں سے ایک تھا. پھر 2 اور بڑے پاپولر قانون تھے. ایک یہ کہ جی اگر آپ کو پاپولر تو نہیں کہہ سکتا، ان پاپولر، کیونکہ ان قانون نے وہ 14 سال ایلیگل سٹے والے کو سپرسیڈ کیا. تو ایک قانون یہ تھا کہ اگر آپ اس ملک میں لیگلی 20 سال رہتے ہیں اور ہمیں پروو کر دیں کہ کنٹینیوسلی آپ 20 سال اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم آپ کو 2.5 سال کے ویزے دیں گے اور 10 سال بعد آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک اور قانون یہ تھا کہ اگر آپ کو اس ملک میں ابھی 20 سال نہیں ہوئے ہیں
اور آپ یہ ہمیں پروو کر کے دے دیں دیٹ دیر ول بی ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل فار یو ٹو انٹیگریٹ بیک ان ٹو یور ہوم کنٹری، تو ہم آپ کو ویزا دے دیں گے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہوم آفس نے بڑے کلیئرلی 4 یا 5 فیکٹرز دیے ہیں جو اپلائی کرنا ہے اس ٹیسٹ کے اوپر کہ ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ کسی اگر آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو سامنے بٹھا کے وہ 4 جو ٹیسٹ ہے جو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ لکھے ہوئے ہیں 4 یا 5 ہیں، ان کو آپ کے ساتھ گو تھرو کریں گے اور بتا دیں گے کہ آیا آپ اگر لیس دین 20 ایئر کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں، از اٹ اے پاسبلٹی کہ وہ آپ کی اپروو ہو جائے، کیونکہ ہم اس بات کو کورٹ میں یا ہوم آفس کے آگے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ویل بی سکسیزفل ان ایکسپلیننگ ٹو دیم کہ دے وڈ بی ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل. ادروائز سر جو ریئلسٹک چانس ہے، آرگیوبل چانس ہے آپ کے کیس کا، وہ 20 ایئر کے اوپر ہے. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ 20 ایئر سے کم کی اپلیکیشن نہ ڈالیں، لیکن بڑی مشکل ہوتی ہے اور پھر بھی لوگوں کے ویزے لگتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو 4 یا 5 چیزوں کا انہوں نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے، اس کو آپ 1 بائی 1 گو تھرو کر لیں اور دیکھیں کہ آپ اس ٹیسٹ پہ آپ کی اپلیکیشن کیسے کنسیڈر ہوگی ہوم آفس سے اور بعد میں جج سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں بڑے اچھے طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی تو پھر دیر از اے گڈ چانس کہ آپ کو ویزا مل جائے گا. تو وہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے آپ کی عمر، آپ کی ایجوکیشن، کتنے سال آپ اپنی ہوم کنٹری میں رہتے، فیملی اب وہاں کون کون سی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے، اور آپ کو کتنی آپ انٹیگریٹ واپس ہو سکتے ہیں اس کلچر میں، یعنی یہ چیزیں دیکھ کے. اور یہ بائی چوائس نہیں ہوتا، یہ پراپر سبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل نہیں واپس جانے کا، نو نو نو، اٹ ہیز اے ویری سبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہی آ گیا کہ دس ول آل ڈپینڈ آن یور پرسنل سرکمسٹانسز. تو پلیز کسی سے مشورہ لے کے وہ اپلیکیشن آپ ڈالیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق صاحب. جی سر. سر میں نے پوچھنا ہے، ابھی جو پالیسی آپ بتا رہے تھے کنسیشن لیو کے بارے میں، جی جی. ابھی جو 50 ایئر سے وہ یہ بول کیا ہوا اس میں، تو ابھی اس کو لائف ان کرنا پڑے گا یا اس کا کیا ہے اس میں؟ ہر پلیز آپ بتا دیں گے کیا سر اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اوکے، جہاں تک بات ہے، دیکھیں پہلی تو میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دیں جو 3 مین کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن ہے کہ جو ہم بچہ بار بار بول رہے ہیں ایکچولی ایڈلٹ ہے، لیکن ہم بول دیتے ہیں آپ کے بچے کی عمر 18 سے 25 کے بیچ میں ہونی چاہیے. سیکنڈ کنڈیشن انہوں نے بولی ہے کہ ہاف دا لائف ادھر گزاری ہو. تیسری کنڈیشن انہوں نے بولی ہے کہ جی اس کے پاس 5 سال تک کا ویزا ہو چکا ہو. کہیں انہوں نے نہیں بولا ان کو لائف ان دا یو کے کرنا ہے، کہیں انہوں نے نہیں بولا کہ ان کو انگلش ٹیسٹ کی اسیسمنٹ کرنی ہے. انفیکٹ انہوں نے یہ بولا ہے کہ جب وہ اپنی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن ڈال رہے ہوں FLR-FP والی، یعنی کہ اس میں ہی مینشن کر دیں اس پالیسی کا، اور ہم کنسیڈر کر کے دیں گے کہ اگر ہم نے ان کو انڈیفینٹ دینا ہے یا نہیں دینا. اگر کوئی سیٹو اپلیکیشن کے تھرو یہ آپ ڈالنے لگا ہے، بیکاز ظاہری بات ہے اگر ان کے پاس آلریڈی سے کسی کے پاس آلریڈی ابھی 2 مہینے پہلے 2.5 سال کا ویزا لگا ہے، بٹ دے میٹ آل آف دا ریکوائرمنٹ، اور وہ کہتے ہیں ہم اگلے 2.5 سال ویٹ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ جو اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں وہ سیٹ ہو. لیکن انہوں نے کہیں بھی نہیں بولا کہ آپ کو لائف ان دا یو کے دینا ہے یا آپ کو انگلش ٹیسٹ دینا ہے. لیکن میں آپ کو پھر ریپیٹ کر کے بولتا ہوں کہ کوئی بھی اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے کسی بھی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے ایک دفعہ بات چیت کر لیں. وہ پھر آپ سے ساری چیزیں پوچھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی. پلیز اس شو میں جو ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اس کی بیسس میں اس کو ایڈوائس نہ سمجھے گا اور جا کے اپلیکیشنیں ڈالنی شروع کر دیں، بیکاز ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں یعنی ہم صرف آپ کو ایک انفارمیشن دے رہے ہیں. لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی کنسیشن پالیسی میں یہ نہیں بولا کہ ان کو کوئی خاص ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. مجھے ابھی بتایا جاتا ہے کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے انشاءاللہ تعالیٰ I'm gonna take some more calls. اور بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. دوبارہ سے کال کیا ہے وہ ینگ ایڈلٹس کے بارے میں. ہم نے ایکسٹینشن اپلائی کیا ہوا ہے تو ہمیں فی ویور ملا تھا، ہم نے فیس نہیں پے کی تھی ایکسٹینشن کے لیے. تو ہمارے لیے اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ جو ہے نا کتنے دن میں فی پے کرنا ہے؟ نہیں، آپ نے سنا نہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ذرا غور سے میری بات سنیے گا پلیز. اگر آپ نے اپلیکیشن FLR-FP کی ڈال دی ہے اور اپلیکیشن ہوم آفس کے پاس پینڈنگ ہے، ڈزنٹ میٹر فی ویور ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا،
बिकॉज फ़ी वेवर होता है एप्लीकेशन के लिए, जब एक दफ़ा डल गई फिर इट डजेंट मैटर कि फ़ी वेवर के थ्रू डली थी या आपने पैसे दे के डाला था। जब एक दफ़ा एप्लीकेशन डल गई और आपको अब इस पॉलिसी का पता चला है तो आपने सिर्फ ईमेल करनी है होम ऑफिस को और उनको कहना है कि जी प्लीज़ मेरे बच्चों को आप इंडेफिनिट दें अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, बिकॉज जो आपकी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है उसके तहत मेरे बच्चे फुलफ़िल करते हैं सारी कंडीशंस को। तो फिर होपफुली वो, क्योंकि उनकी मर्ज़ी है, बट होपफुली अगर पॉलिसी निकाली है तो इसीलिए निकाली है कि वो आपको वीज़ा दें, तो होपफुली वो बच्चों को इंडेफिनिट दे देंगे। उसका ये कोई मतलब नहीं कि आप अलग से फ़ी पे करें या आप उनको, क्योंकि आपने फ़ी वेवर के थ्रू एप्लीकेशन डाली है, वो शायद ना दें। तो ये तो पहली बात क्लियर हो गई। जो मैंने अलग से फ़ी की बात की थी, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों के वीज़े अभी थोड़ा सा पहले लिए हैं, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वीज़े लग के आ गए हैं या साल पहले, लेकिन उनके बच्चे इस पॉलिसी में क्वालिफाई करते हैं। अब ज़ाहिर बात है अगर एक बच्चा इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई करता है, क्यों वो 2.5 साल वेट करें कि हम अगली एक्सटेंशन के अंदर उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब ज़ाहिर बात है अगर उन्होंने रिक्वेस्ट करनी है होम ऑफिस से तो अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई तो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, तो फिर सेटो डाल दें, बिकॉज सेटो एप्लीकेशन की भी कॉस्ट वही है जो FLRFP की है, IHS मिला के। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि होम ऑफिस आपको देगा, बिकॉज ये कंसेशन है, यानी कि उनकी मर्ज़ी। और ज़ाहिर बात है अगर नहीं देते तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं कि जी अगर कंसेशन की सारी कंडीशंस को मेरा बच्चा मीट कर रहा है तो आपने उसको इंडेफिनिट क्यों नहीं दिया। बट अगेन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक से कि किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आराम से बैठ के अपने हालात और अपना सारी चीज़ें डिस्कस करके एंड देन आप इसको अप्लाई करें प्लीज़। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello, sir. Good evening. How are you doing? Good evening to you. I'm good. Thank you very much for asking. Thank you. So my name is Raheel. I have a quick one or two questions. Yeah. This is regarding my newborn baby. I have a residence card based on unmarried partnership, which was done obviously before my wife's and our marriage. So I am married to her now. She is an Irish citizen and exercising her rights, living here and all's good that way. My question was that we were wanting to see what nationality. My wife also has a settled status, a pre-settled. She has a settled status. So right now we have our baby. So the baby is, I believe, he should be able to get an Irish nationality because obviously mum, and also British because of mother's settled status. Just want to confirm that that is right. First thing, and second was that we are wanting to visit Ireland for Christmas this time. And we want to make sure, what's the best way to go? Is it through an Irish passport or through a British passport? What would be easy to apply? And in time that we could actually, be there for 25th December. And if I've heard in the past you could put the baby on the mother's passport and, then you can fly. Is that still, the option still available, or he has to get his own passport? That's it. All right. Thank you so much for your call. Obviously, he can attain his British citizenship through the mother if the mother has indefinite leave to remain in the country. Even children who are born here and at the time one of the parents didn't have indefinite, but they attained the indefinite afterwards. Even those children, the process is registration for those children, and they can attain a citizenship. But in your case, when the child was born, as you said, the mum had already indefinite leave to remain, so the child would be eligible straight away. In terms of whether the Irish application would be quicker than the British, I sincerely don't know because of the pandemic. I think the goalpost has changed for these applications, especially when you consider applications for young children, but it is still done in a very quick manner if you especially pay for a priority service. I don't know on top of my head if there is a priority service for a first passport. That you'll have to go on the website and check because it's been some time and I don't recall that. So when you go on the website, you'll find that. So either you apply for the Irish, either you apply for the British. I can't say that to you because I don't know what the timescales are for either. But considering you are looking to travel to Ireland around Christmas period, fingers crossed you should get the passport for one of them at least, because there's no harm in applying both at the same time, unless there's a restriction you can't travel to Ireland. But I can only hope you receive the passport in time. In answer to your second question, whether the child could travel endorsed on the mother's passport, I think that, please,
I could be wrong here because I've not checked that for a while, but I think they stopped doing that. So the child must have its own passport. Whether there is another arrangement that if a newborn baby, because obviously a newborn baby has to travel with the mother, then I think that's something you need to check with the border agency in Ireland, whether what the requirement is, because obviously the child is also Irish. And if you have to do a border crossing, I think it's something you should ask them. But certainly in terms of traveling, it would be important for you to have a passport for the baby. Whether an endorsement is valid, I'll be honest with you, I haven't checked that. So maybe if you contact me later, I could maybe do some searches and try to find out if that is a possibility. But on top of my head, I can't say that to you for sure. So make the application for the passport and hope for the best that the application itself comes through to you before Christmas. And Merry Christmas to you and congratulations. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम अहमद है और मैं जो हूँ यहाँ पर अभी 2 साल हुए इनोवेटर वीज़ा पे आया हूँ जो नया इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है. एक्चुअली हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि एटलीस्ट जैसे आपके होम ऑफिस की कंडीशन है, आपने इस कैटेगरी में फुलफिल करना है 50,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट से, वो ऑलरेडी हमने 80,000 कर दिए कंपनी को. 2 साल से कंपनी रन कर रही थी ऑपरेशन, लेकिन तो द पैंडेमिक सिचुएशन अभी वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं करेंगे, कंपनी को वैलिड रखेंगे टिल 1 ईयर आपका केस फाइल हो जाए INR के लिए, और लेकिन ऑपरेशन मजीद कुछ और नहीं होंगे. तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक विद योर एक्सपीरियंस कि हम आफ्टर 3 इयर्स विल बी एलिजिबल टू गेट INR इफ वी फुलफिल द कंडीशन. एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट वाली तो हमने कर दी है, दूसरी एम्प्लॉयमेंट वाली इन्होंने 4-5 महीने कुछ बंदे रखे थे 6-7, लेकिन फिर वो ड्रॉप कर दिए क्योंकि बिजनेस अभी ऐसा ग्रो नहीं है. और दूसरा पॉइंट जो था कोई रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट का, वो हम उस पर काम कर रहे हैं. अगर वो हो जाता है तो विल बी एलिजिबल और देयर विल बी सम स्टिल डाउट रिमेन बाय द INR और होम ऑफिस. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखिए पहली तो बात आमिद मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि शो का फॉर्मेट ये नहीं है कि मैं आपको एडवाइस दूं, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं. तो प्लीज़ इसको एडवाइस ना समझिएगा. आपको अगर एडवाइस चाहिए किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और वो फिर सारी चीज़ें आपसे पूछ के आपके डॉक्यूमेंट देख के आपको बताएंगे कि आया आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं. हाँ, जो आप वैसे जनरल मुझसे बात करें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लोग इनोवेटर वीज़े के ऊपर आते हैं उनको 3 साल की एक्सटेंशंस मिलती हैं, लेकिन वो 3 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करें. अब अगर आपका बिजनेस एट ईयर 3 उन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा. लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि कोई इसके अंदर शैम एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई लीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह नहीं होना चाहिए. मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बुक्स पे तो सारा कुछ हो रहा है लेकिन इन रियलिटी बिजनेस नहीं चल रहा. बिकॉज अगर ये बात हुई और आप पेपर बिजनेस चला रहे हैं तो होम ऑफिस को पता चला तो फिर वो मिसरिप्रेजेंटेशन और डिसेप्शन में चीज़ आती है. सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रहा, मैंने सुना कि आपने बोला कि नहीं जी तारिक भाई हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होंगे. तो एज लॉन्ग एज जो एक्टिविटी आप बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करें, डोमेंट बिजनेस नहीं है, बिल्कुल आपको इंडेफिनिट मिलेगा. तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें. मैं बिल्कुल नहीं आपको ये बोल रहा कि खुदा न खास्ता आप मिसरिप्रेजेंटेशन करेंगे या कोई डिसेप्शन करेंगे होम ऑफिस के साथ. मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ आपको कि एज़ लॉन्ग एज आप सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं 3 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा. और अगर किसी वजह से आप कोई रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, बाकी जो कंटिन्यूस बिजनेस वाली रिक्वायरमेंट है आप उनको मीट करते हैं, तो वो आपको 3 साल की और एक्सटेंशन दे देंगे. और फिर अगले 3 साल बाद जब आप रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, जब भी 3 साल पीरियड पर रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, आप दोबारा इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज यू कीप ऑन डूइंग ऑन दीज 3 ईयर साइकिल के अंदर आप चलते रहेंगे. थैंक यू सो मच अहमद, आपकी कॉल कैन आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मैं यूरोपियन हूँ और पासपोर्ट देना चाह रहा हूँ बच्चों समेत, मेरे लिए क्या कानून होगा? थैंक यू सो मच भाई. आपके कानून आप यूरोपियन के लिए ये है कि आई होप आप इस कंट्री में रेलेवेंट पीरियड में आए हों और प्री सेटल स्टेटस आपके पास है, क्योंकि यूरोपियन के लिए उन्होंने शर्त ये लगाई है कि अगर आप इस मुल्क पे आए और हमने आपको 5 साल का अंडर अपेंडिक्स EU प्री सेटल स्टेटस दे दिया है, तो उन पूरे 5 साल में आपने यहाँ काम करना है और 5 साल जब आपके ख़त्म हो जाएंगे आप सेटल स्टेटस के लिए एप्लीकेशन डालेंगे
जब आपको सेटल स्टेटस मिल जाएगा, अगर आप किसी ब्रिटिश खातून के साथ शादीशुदा हैं तो आपको इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिटिश खातून के साथ शादीशुदा नहीं हैं और आपकी भी वाइफ का स्टेटस आपकी तरह एंड शी इज़ नॉट ब्रिटिश, तो आपको 1 और साल वेट करना पड़ेगा इंडेफिनिट के बाद, यानी कि 6th ईयर जाके फिर आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इटालियन पासपोर्ट है हमारे पास, तो सब बच्चों के पास इटालियन है। 5 साल हो गए, इंडेफिनिट मिल गया है और 1 साल गुजर भी गया। थैंक यू सर आपकी कॉल का। तो फिर आप प्लीज़ ये कर लें, अगर 1 साल गुजर भी गया तो आप सबसे पहले लाइफ इन द यूके कर लें। आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज की असेसमेंट कर लें, अनलेस आप किसी ऐसी कंट्री से जो एग्जाम्प्ट है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए। ऑन टॉप ऑफ माय हेड मुझे याद नहीं है कि इटली एग्जाम्प्ट है या नहीं है, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि इटालियन नेशनल्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एग्जाम्प्ट हैं, बिकॉज ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं, बट आई डोंट थिंक दे आर एग्जाम्प्ट, बिकॉज ज़्यादातर US एंड वेस्ट इंडीज़ की जो सर्टन एरियाज उस तरफ है उनके लिए। तो आपको इंग्लिश टेस्ट, लाइफ इन द यूके टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप ये दोनों टेस्ट दे देंगे फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है नेचुरलाइजेशन का, उसमें आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी और वो कोई तकरीबन 6 to 7 months लगाते हैं और फिर वो आपकी एप्लीकेशन को अगर अप्रूव कर देते हैं, जो कि इंशाल्लाह उनको करना चाहिए, इफ़ यू मीट ऑल दी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, तो फिर आप ओथ जाके लेंगे और फिर आप अपना ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मेरा ब्रदर एक एक्सीडेंट में उसके एक टांग वेस्ट हो गई, तो है वो ब्रिटिश, उनको फुल डिसेबिलिटी मिलती है, तो वो डिवोर्सी है, उनकी 10 साल पहले डिवोर्स हो गई थी। अब वो एक लड़की से शादी करना चाहती है जो कि पाकिस्तान उनकी कजन है जी। तो जो उनकी कजन है तारक साहब, वो उसने एक बच्चा अपने भाई से अडॉप्ट किया था आज से 10 साल पहले। लेकिन जब उसने अडॉप्ट किया था, चूंकि उसका भाई था, उसने कोई अदालत से नहीं डॉक्यूमेंट बनाए, बस उसने वैसे कह दिया कि मैंने आपको दे दिया। जो बच्चा है वो अब माँ के कस्टडी में है, माँ ही उसका सारा खर्चा करती है। लेकिन जो उसका ब्रदर है उसके पास उसका बेफाम उसका रिकॉर्ड सारा उसके ब्रदर के नाम ही चल रहा है अभी तक, जो बेफाम है या उसका जो शनाख्ती कार्ड पे उसका सारा रिकॉर्ड है। तो अब वो लड़की पढ़ी लिखी है, उसकी एज भी, ब्रदर की एज 60 है, उसकी एज है 57 तकरीबन। वो इंग्लिश भी कर सकती है कवर, सारा कुछ कर सकती है, वो शादी के लिए राजी है। अब ये शादी करना चाहता है, लेकिन वो चाहती है कि मेरा बेटा अगर साथ नहीं आएगा, चूंकि उसके साथ रिलेटेड है ना 10 साल से, वो कहती फिर मैं नहीं आऊंगी, पहले आप किसी अच्छे वकील से पूछ लें कि आया मेरे बेटे का वीजा साथ लग सकता है तो मैं आ जाऊंगी। फिर वो शादी के लिए राजी है, तो प्लीज हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, ये बात तो आपने मुझे बता दी कि वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है। जब कोई बायोलॉजिकल मदर नहीं होता तो फिर रेलेवेंट कोर्ट से आपको पेपर चाहिए कि भाई ये लीगल गार्डियन है या ये पर्सन की सोल कस्टडी है बच्चे की। अब अगर आपने वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई तो होम ऑफिस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको एज ए लीगल गार्डियन जब तक आप कोर्ट के पेपर नहीं देते होम ऑफिस को। तो अगर उन्होंने 10 साल से बच्चे की देखभाल करें, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करवाई, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर फुल सोल कस्टडी की डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, ताकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो कि ये जो बच्चा है इसकी फुल कस्टडी इन खातून के पास है एंड उसके जितने भी पेरेंटल राइट्स हैं वो किसी और के नहीं, सिर्फ इस खातून के पास हैं। तो फिर बिल्कुल जब यहाँ से वो अप्लाई करेंगे उनके लिए शादी के लिए, तो वो बच्चे को एज डिपेंडेंट साथ अप्लाई करेंगे ये बोल के कि जी ये इनका आप समझ लें चाइल्ड है, बिकॉज ये सारे कोर्ट प्रोसीजर्स, ये सारे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स पूरे हमारे पास पड़े हुए हैं। फिर होम ऑफिस उसके ऊपर क्या करता है वी डू नॉट नो। टेक्निकली अगर देखा जाए तो होम ऑफिस को वीज़ा साथ देना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है और जिन बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ करता है फिर उन बेसिस के ऊपर जाके आपको अपील करनी पड़ेगी। मेरिट के अपील में वी डू नॉट नो जब तक होम ऑफिस हमें अपनी रीज़न नहीं देता कि वो क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन जिस तरह की सर्कमस्टांसेस इस वक्त हैं, उन कज़न के पास जो इनकी हैं जिनसे ये शादी करना चाहते हैं, उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उस बच्चे को अपनी कस्टडी में रखने का। देखिए जो फैमिली अरेंजमेंट्स होती हैं ना, जो इनफॉर्मल होती हैं, देर ऑल गुड जब तक इनफॉर्मल चल रही हों, लेकिन फॉर्मल अरेंजमेंट सिर्फ फैमिली कोर्ट के थ्रू होती है। और कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान में वही सारे
कानून हैं जो इस मुल्क में हैं, बिकॉज यही सारे कानून वहाँ भी अडॉप्ट हुए हैं. सो कहने का मतलब इट्स वेरी सिमिलर प्रैक्टिस. तो वो फिर फैमिली कोर्ट में जाके उनको प्रॉपर सोल कस्टडी बच्चे की लेनी पड़ेगी. वो फिर जज की मर्ज़ी है पाकिस्तान में कि वो क्या क्या सवाल पूछता है बायोलॉजिकल मदर फादर से कि क्यों इस बच्चे को आपने गिव अप किया. वो वाला जब डॉक्यूमेंट्री सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए देन ऑफ कोर्स ये अप्लाई करेंगे तो अपनी वाइफ जब उनसे शादी हो जाएगी उसके बच्चा जो लीगल उनका बच्चा होगा बिकॉज वो कोर्ट के थ्रू उनका बच्चा बना है वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मुझे अभी बताया जाता है कि तारिक भाई लेट्स गो ऑन अ ब्रेक बिकॉज ब्रेक का भी टाइम हो गया. ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं, शो को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट और उससे बहुत हौसला अफजाई होती है. इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक. और ब्रेक पे वापस आके मैंने एक और चीज़ भी आपको बतानी थी. देन वील टेक सम मोर कॉल्स इंशाल्लाह ताला. सी यू आफ्टर द ब्रेक. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम. तारिक साहब, मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी, क्वेश्चन पूछना था. जी जी. मैंने ये जानना था आपसे कि मेरे चिल्ड्रन हैं, उन्होंने अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिला हुआ है यहाँ पे लीव टू रिमेन का जी. और एक एक्सटेंशन उन्होंने ली है, अब दूसरी उनको एक्सटेंशन मिली है. तो उसमें उन्होंने अब रिसेंटली बेनिफिट के लिए भी मैंने अप्लाई किया है. तो 5 साल के बाद उनके जो नया रूल आया उसके अंडर उनके लिए अगर इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं आफ्टर 2.5 ईयर पे तो ये बेनिफिट्स अभी जो स्टार्ट किए इससे दोबारा इंडेफिनेट के लिए वो काउंट तो नहीं करेंगे 5 ईयर्स. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. नहीं सर, ये जो कंसेशन है इसका बेनिफिट से कोई ताल्लुक नहीं है. कंसेशन की उन्होंने सीधी इन समरी 3 मेजर रिक्वायरमेंट की हैं और बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बोली उनको भी हम साइड पे रख देते हैं. जिसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे की उम्र 18 से 25 के बीच में हो. सेकंड रिक्वायरमेंट है कि हाफ द लाइफ उन्होंने इधर गुजारी. और तीसरी मेन रिक्वायरमेंट है कि उनको 5 साल तक का वीज़ा उनके पास हो. और एक और मेन रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो प्राइवेट लाइफ वाले कवानीन है इसके अंदर वो एप्लीकेशन फर्दर अपनी डाल सकते हैं जो कि ऑफ कोर्स जो ऊपर की 3 रिक्वायरमेंट पूरी करता है वो चौथी भी करता है ऑटोमेटिकली. तो ये कहीं उन्होंने नहीं बोला कि अगर आप बेनिफिट लेते हैं हम नहीं देंगे. ये उन्होंने कहीं नहीं बोला कि अगर आपने FLRFP वाली एप्लीकेशन डाली और आप हमें ईमेल पे बोलते हैं कि उसको इस तरह कंसिडर करो, हम नहीं करेंगे, हम आपसे और पैसे मांगेंगे. उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट के आप इंग्लिश का टेस्ट दें. तो इट्स अ वेरी, मैं कहता हूँ अच्छी पॉलिसी है. और मैं बड़े इसके, अगर आप मेरे आज से कितने साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 21 की बात है, जब ये लॉ आया था 2012 में. आई डोंट नो अगर आप लोगों के पास अभी भी वो है एक्सेस 2015-16 के शो में. तो मैं अक्सर बोलता था को कि ये बहुत ज़रूरी है कि इनको इंडेफिनिट इन बड़े बच्चों को देना चाहिए. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि माशाल्लाह सारों के बच्चे यहाँ बहुत लायक हैं. तो ये जो इनको 2.5 साल के जिन बच्चों को वीज़े मिलते हैं उनके साथ थोड़ी ज़्यादती होती है कि यूनिवर्सिटी में अगर उनको स्टूडेंट ग्रांट ना मिले, स्टूडेंट फाइनेंस ना मिले, तो वो फिर यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, जो कि एक बहुत ज़्यादती है इन बच्चों के साथ. बिकॉज दे ऑल माशाल्लाह बड़ी मेहनत करके वो उस स्टेज तक जाते हैं. तो ये जो इंडेफिनिट है ये बहुत अच्छा है. बिकॉज देन दोज किड्स जिनको ये इंडेफिनिट मिल जाएगा एटलीस्ट वो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर देम. और वो एक एक्सपीरियंस है विच दे शुड नॉट मिस. तो मेरी तो यही दुआ है कि हर एक के बच्चे को मिले जो क्वालिफाई करे. बस में ज़्यादती इन्होंने ये कर दी कि 5 साल की रिक्वायरमेंट कर दी. मेरी नज़र में इनको चाहिए था कि जो बच्चे की एज 18 to 25 है और हाफ द लाइफ इधर गुजारी है उनको दे दें. ये 5 साल की रिक्वायरमेंट क्या डालने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनको बन रहा है उनको दें ताकि यूनिवर्सिटी जा सके. इंडेफिनिट के साथ उनको स्टूडेंट फाइनेंस मिल जाएगा. बट देयर यू गो. सो उसकी घबराने की बात नहीं अगर आप पब्लिक फ़ंड ले रहे हैं, स्पेशली अगर आपको रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड है. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तारिक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से सर. अच्छा तारिक भाई, ये है तो बहुत अच्छी न्यूज़, लेकिन उसमें ना हमारे सिनेरियो में हमें पहले 2.5 साल का मिला था जी 7 ईयर बेसिस पे. उसके बाद हमने अभी रिसेंटली जो है ना आफ्टर 8 मंथ्स हमारा डिसीजन आया एक्सटेंशन का और उन्होंने हमें वो ग्रांट कर दिया मेरे बच्चों को.
उनकी उम्रें भी दो बेटियों की 18 और 25 के दरमियान है जी, और हाफ द लाइफ उन्होंने इधर गुजारी है। लेकिन 5 तो साल नहीं पूछना हुए ना ये था उनको कि अभी। अभी ये दूसरा हमें एक्सटेंशन मिली है, यानी कि 2.5 साल की पहले, फिर 2.5 साल की अब मिली है, तो ये 5 साल पूरे करने पड़ेंगे या उससे पहले भी हम अप्लाई कर सकते हैं? थैंक यू और सो दूसरा ये मच। कि नेक्स्ट ईयर वो यूनिवर्सिटी जाना चाह रही हैं, तो फिर इस तरह तो वो फाइनेंस नहीं उनको मिलेगा, ये प्लीज आप क्लैरिफाई कर दें। देखिए, जहाँ तक बात है 5 साल वाली, वो उन्होंने अपनी पॉलिसी में क्लियरली कंडीशन में कहा है कि 5 साल तक का आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो अगर उस तरह देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो लोग बोलें कि जी हम लोग पहले कर दें। मैं बल्कि आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ पॉलिसी के बारे में। 19 में ये इन्होंने पॉलिसी अमेंड की थी, 18 में मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर ये आर्गूमेंट इन लोगों से होम ऑफिस से करता था, स्पेशली उन बच्चों के लिए जब हम 7 ईयर के केस करते थे जिनकी उम्र अभी 12-13 साल है या 10 साल से ऊपर, और मुझे पता होता था कि अगर 10-10 साल इनके वीज़े होंगे तो तीसरी नहीं, ऑलमोस्ट तीसरी या दूसरी एक्सटेंशन के फ़ौरन बाद ये उस एज में होंगे कि इन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है। तो मैं होम ऑफिस के बड़ा पीछे पड़ता था इन क्लाइंट्स के लिए कि जी इन बच्चों को आप इंडेफिनिट दें। कोर्ट में भी ये बात होती थी, लेकिन फिर 17 या 18 में जो पॉलिसी इनकी लॉन्ग रेजिडेंस कह रहा हूँ, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ में आई, उसमें होम ऑफिस ने क्लियरली लिखा कि हम उन बच्चों को इंडेफिनिट नहीं देंगे सिर्फ इस वजह से कि वो यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ीसें उनको ना पे करनी पड़ें। तो कहने का मतलब है कि होम ऑफिस बहुत रिजिड है इस मामले में। तो जहाँ तक बात है रिक्वायरमेंट की, वो सर अनफॉर्चुनेटली 5 ईयर्स है। अब आ जाएँ यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ऊपर। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। देखें, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट फाइनेंस है। अगर किसी वजह से आप स्टूडेंट फाइनेंस नहीं हासिल कर सकते तो ऑब्वियसली और आपको पता है अगर 1 साल बाद मेरी इंडेफिनिट हो जाएगी तो मे बी आप परहैप्स 1 साल वेट कर लें और फिर यूनिवर्सिटी चले जाएं। कुछ बच्चे उतना वेट नहीं करना चाहते, लेकिन सर्टेन यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज मुझे पता है मेरे क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ हो चुकी है, सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ एंड जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर सो गुड कि उनके अपने इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि किसी वजह से अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमें बोलें, हम आपको कोई ना कोई वो दे देंगे स्कॉलरशिप। तो यूनिवर्सिटी के अपने इंटरनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं कि अगर किसी को स्टूडेंट फाइनेंस की एलिजिबिलिटी नहीं है किसी वजह से, टेक्निकल वजह से कि वीज़ा है उनके पास लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट इंडेफिनिट नहीं है तो वो स्टूडेंट फाइनेंस नहीं देते, तो आप उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनसे वो भी मांग सकते हैं स्कॉलरशिप। एंड दे आर यूनिवर्सिटीज़, मैं जानता हूँ केसेस में जिनमें उन्होंने स्कॉलरशिप दी है ताकि एटलीस्ट वो बच्चा वहाँ पढ़ ले। सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन येस ये बहुत ज़्यादती है बच्चों के साथ, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर एक को मिलना चाहिए। और यकीन कर, एक ज़माना था यूनिवर्सिटी फ्री होती थी, फिर एक ज़माना आया यूनिवर्सिटी की फ़ीस 6,000 होती थी, अब 9,000 है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्लीज़ दे दें बच्चों के लिए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो देन मे बी यू हैव टू वेट फॉर योर चिल्ड्रन। अगर उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती तो वो यूनिवर्सिटी जाएँ जब उनका ये स्टेटस हो जाता है। लेकिन दे आर अदर कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उन कोर्सेज़ के ऊपर एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं और वो जो एम्प्लॉयर है वो फिर उनके पैसे पे करेगा यूनिवर्सिटी जाने के। बट आई कैन ओनली विश द बेस्ट फिर सारों के बच्चों के लिए, बिकॉज मेरे भी बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग एज में, तो आई वुड से अल्लाह ताला उन सारों को खुश रखे, उनकी ज़िंदगी अच्छी करे, उनको अच्छी जॉबों में रखे, बिज़नेस में रखे, जो वो चाहते हैं। बट इट इज़ एन एक्सपीरियंस जो हर एक को हासिल करना चाहिए मेरी नज़र में। एंड आई होप होम ऑफिस अब कंसेशन कर दिया, आई होप इसमें भी थोड़ा सा और लीनियंसी शो करें। बट एट द मोमेंट अनफॉर्चुनेटली 5 साल पूरे, बल्कि मैं किसी से अभी रिसेंटली मिला हूँ, वो कहते हैं कि जब मेरे बच्चे के 5 साल पूरे हो जाएंगे वो 25 से ऊपर चला जाएगा, अनफॉर्चुनेटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंसेशन। बट बस गलती कह रहा हूँ, कभी कभी इतना हार्ड लक हो जाती है कुछ एप्लीकेंट्स के साथ। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, मुझे पूछना था कि आई कंप्लीटेड 20 years but I'm at the moment is 22 years running and I've been applied after completing 20 years in last 2020 August. After that 6-7 months I've been follow up my matter 3 times to the home office. They says, yeah, you wait, we'll give you answer. Then after I didn't get any answer, that I just contacted MP, and MP says now after a month the MP's person secretary answered me
or you have to wait for 3 months. So that is too long to go my time. All right, thank you so much for your call. Let me explain to you this way. First of all, it is very common sometimes that when you make an application, the Home Office takes a very long time. I've known people who've made applications, the Home Office has not made a reply to them, a decision on their application for almost 12 months. And then they have, written to the Home Office, say, can we have at least permission to work? Because you have, we've been waiting on the application for 12 months. So the bottom line is that because of the pandemic, there is a lot of leverage which is given to the Home Office. So even if you have an MP and they write to the Home Office and the Home Office responds to them, look, this is a standard procedure, we are very busy at the moment and because of the pandemic, we are doing our best, then the MP will ask you to wait. I say to everyone, everyone in this situation, I say the same thing, just be patient. And I would say the same thing to you, just be patient. And one thing I say to everyone who deals with the Home Office, this is the same Home Office who did not write to you for several years, and that is one of the reasons you have built up your private life for 20 years, because they've not followed up to remove you from this country, because they've been busy with other things. It's the same Home Office. So just because you've completed 20 years, they're not going to change the attitude. One thing is 100%, if you made a proper application, they should give you a decision in time. But unfortunately, due to the workload the Home Office is facing, especially with the pandemic, with the Brexit and a few other things which has been happening, and you're aware of those things in the media with the Afghan war, people coming over, regeneration, a lot of things in the background of the Brexit deal. Everything is dealt through the Home Office, and the same department, various departments deal, and they then borrow their personnel here and there. So it's very common in the Home Office that these things take time. So apart from patience, you can't do much. So I wish you all the best, and I wish that when the decision does come through, it's favorable for you, so at least this ordeal is over for you. Wish you all the best. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैम. हेलो सर, मैम अपना सवाल पूछ लें, मैं जवाब दे देता हूँ टीवी पे. ओके, थैंक यू सो मच. जी मैंने भाई ये पूछना था कि मैं ना इधर आई थी ग्लासगो में ना 2010 में जी, तो मुझे ना डेफिनेटली मिल गया है 2019 में जी. लेकिन अब मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे 12 ईयर हो गए हैं, 11 ईयर 12 नेली होने वाले हैं, तो मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ. लेकिन मैं ये कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट पे ही जा सकती हूँ या मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जा सकती हूँ. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम. मुझे नहीं पता कि कन्फ्यूजन आपको क्यों है, बिकॉज अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं इंडेफिनिट के बाद, देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम. आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लें इंडेफिनिट के बाद और आप जा सकते हैं. और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल वो भी अप्लाई करके जा सकते हैं. आई डू नॉट नो कि पासपोर्ट अप्लाई करने का क्यों इशू है. आई एम मेकिंग अ ह्यूज जंप हेयर. मैं इस पर नेक्स्ट वीक बात करूंगा, बिकॉज मुझे कान में बोला गया तारीख में इतना टाइम नहीं कि मे बी आप ये बोलना चाह रही हैं. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जी मुझे इंडेफिनिट मिला है असाइलम के बाद, बिकॉज सारी बात है जिन लोगों को असाइलम के बाद इंडेफिनिट मिलता है उनको उनकी जो स्टैम्प है उस पर अक्सर लिखा होता है रेफ्यूजी सेटलमेंट. तो मे बी उनको ये कंसर्न हो कि जी अगर मेरे स्टैम्प पे लिखा हुआ है रेफ्यूजी सेटलमेंट, तो मैं अगर फिर जिस कंट्री से मैंने रेफ्यूजी हासिल किया है, मैं अगर उधर से जाके अपना उस कंट्री का पासपोर्ट बना के जाऊं, तो कहीं मुझे एयरपोर्ट पे ये तो नहीं बोलेंगे कि जी आपने तो कहा था कि आप उधर आपकी जान को ख़तरा है, आप उधर से आ रहे हैं. तो इसका जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा जो मैं अभी नहीं दे सकता अनफॉर्चुनेटली. लेकिन अगर आप नेक्स्ट वीक मुझे याद दिला दें, मैं सबसे पहले शो शुरू करते हुए इसका जवाब दूंगा, एंड देन वील मूव ऑन. मुझे बताया जाता है कि हमारा शो अख्ताम पे आया. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस शो को देते हैं. प्लीज़ हमारे साथ हर वीक आया करें. मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन दूं. सोशल मीडिया पे जब आप शो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत हौसला अफजाई होती है. मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. खुदा हाफ़िज़.